फॉर्मूला लिख के ना ऐसे अच्छी इमेज बन जाती है जो चेक करने वाला आपका एग्जाम। तो जैसे फॉर्मूला जरूर लिखा करिए, चाहे कितना ही हलवा टाइप का फॉर्मूला हो। क्या सर ये फॉर्मूला तो उसको भी पता होगा, क्या लिखना? नहीं, ऐसा मत सोचो। ये रिजर्व इसलिए बनाया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको हैंडल किया जाए। अब देखो, अगर वैल्यू में चेंज आया मतलब मान लो ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये तो अच्छी बात है। तो रिजर्व हम हमेशा बुरी चीजों के लिए बनाते हैं कि अगर भाई वैल्यू गिर गई तो, कम हो गई तो। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है ये बेटा मनहूस होते हैं डेबिट साइड। यहाँ पे आपको जो भी बुरी बात लगती होगी वो डेबिट साइड पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बारी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्यार से बोलेंगे हम इसको चेंज इन PSR। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कंसेप्चुअली ये चैप्टर महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो सब रिकंस्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हो रही है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से। तो ये बनेगा सबका बेस, और ये अगर आपको आता है तो आगे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सारे तरह के चैप्टर्स के लिए अकाउंटिंग आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है और पूरा बेस बनाना शुरू करते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो रिकंस्टिट्यूशन क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है एनी चेंज। रिकंस्टिट्यूशन क्या है? एनी चेंज। किसमें? सर बदलते तो सब कोई रहते हैं ना। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज हो जाए उसको हम रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब ये एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अरे पढ़ा तो था, पार्टनरशिप डीड वही होता है, याद है ना? भूले तो नहीं? पार्टनरशिप डीड। ओके, फिर बात करते हैं कि सर ये आपने बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। सर थोड़ा सा ये तो अकाउंट वाली बातें हो गई, अब थोड़ा सा बताओ ये रिकंस्टिट्यूशन इंग्लिश हिंदी वाली बातें करो, लैंग्वेज वाली बात करो। तो बेटा कंस्टिट्यूशन वर्ड जो बना है वो किससे बना है? कंस्टिट्यूट से बना है। कंस्टिट्यूट मतलब किसी चीज को बना देना, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा बनाना। अब दोबारा क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि कोई चेंज हुआ है, ठीक है, कोई भी चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर की बात करें तो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई एक ऐसी चीज है जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है कि भाई किस तरीके से पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर यही मैंने चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, दैट मींस कि मैं किसको चेंज कर रहा हूं? मैं चेंज कर रहा हूं पार्टनरशिप डीड को, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप को, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन हो गया। अब आगे क्या है, चलो एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है। तो मैंने पहला क्या बताया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सर ये कैसे रिकंस्टिट्यूशन? भाई अगर मान लो A और B दो पार्टनर है, C को भी एडमिट कर लिया उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर, तो अब बताओ कि जो पहले से एग्रीमेंट है वो क्या चल पाएगा? क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ A और B दो लोगों के बीच में है। तो जो शर्तें लिखी गई हैं, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज इन पार्टनरशिप डीड जो लिखा गया है वो सब क्या है? वो सब के सब सिर्फ दो लोगों के लिए लिखा गया है, ठीक है। और उन्हीं दो लोगों ने, A और B ने साइन किया था, तो वही बाइंड होते हैं। C को ऐसे ही नहीं रख सकते, हमें उसके साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा और हमें इस एग्रीमेंट को हटा करके एक नया एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। भाई समझ में आ रही है बात? जिसके अंदर A B C तीनों ही पार्टनर्स हो। तो अब एडमिशन की वजह से भी क्या हुआ? दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन हुआ। ऐसे ही रिटायरमेंट या डेथ के केस में भी अगर हम बात करें तो कोई पार्टनर का क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में अब पार्टनरशिप में एक पार्टनर कम हो गया। तो मान लो A की डेथ हो जाती है और B और C बचते हैं, तो अब रिकंस्टिट्यूशन होना तय है, क्योंकि अब B और C के बीच में ही क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और जो A है जिसकी डेथ हो गई, जो रिटायर हो गया, उसका हिसाब किताब करके उसको लौटा देना है, ठीक है, जो भी उसका पैसा बनता है। सर डेथ के केस में बताएंगे, चैप्टर है आगे। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं, एक पांचवा पॉइंट और आता है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर पार्टनरशिप्स। अब ये क्या है सर? अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मर्जर, उसको बोलते हैं हम अमलगमेशन, ठीक है। किसका? दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म का। अब ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ की एक पार्टनरशिप फर्म है, दोनों चाहते हैं मिलकर के एक हो जाएं पार्टनरशिप। तो अगर ऐसा होता है तो दो अलग अलग एग्रीमेंट्स चल रहे थे, अब उनको खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। अच्छे समझ में आ गया, मतलब इमेजिन कर पाओ। ऐसे आकर के लिखा है, बोल दिया, बुक में लिखा है, बता दिया, उससे कुछ नहीं होता।
आप इमेजिन कर पाओ चीजों को एक्चुअल में कि बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग हो रही होगी, ऐसा क्या हो रहा होगा जिस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाकर किसी सब्जेक्ट में मजा आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब ये सारी बातें तो हम देखो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, यही है। अब ये रिकंस्टिट्यूशन है तो बाकी सारे भी तो रिकंस्टिट्यूशन है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन बेस तो यही बनेगा। तो जो हम इस रिकंस्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो बाकी रिकंस्टिट्यूशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, एंड तक पढ़ना, सही से पढ़ना, और जब पढ़ ही रहे हो तो सेशन को शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो की। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जो हमारे चैप्टर है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि चेंज होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखो, जिस सिचुएशन में मैं हूं या तो उससे अच्छी सिचुएशन हो जाए, उससे बुरी सिचुएशन हो जाए, दोनों ही चेंज कहलाते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया कि जिस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिला करता था वो बदल चुका है, तो बदलने का मतलब क्या कि वो शेयर जो मुझे मिलता था, या तो वो शेयर मुझे अब ज्यादा मिलेगा या फिर वो मुझे कम मिलेगा। अगर मुझे ज्यादा मिलेगा वो मैं क्या कर रहा हूं, गेन कर रहा हूं, फायदा फायदा फायदा। और अगर मेरे को जो मिलता था उससे कम शेयर मिलने वाला है तो अब क्या हो गया, नुकसान हो गया मेरा, सैक्रिफाइस कर दिया मैंने अपने शेयर को। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ साथ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस कब करता है इंसान, सिंपल सी चीज है कि अब भी मैं बढ़िया था, अब इससे बुरी सिचुएशन हो गई, दैट मींस मैंने कुछ खो दिया। दैट मींस के पुराना जो भी मेरे पास था, इससे पहले जो था, ओल्ड जो था मेरे पास, वो बढ़िया शेयर था, लेकिन अब जो मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नया वाला, वो कम है। और अब हमें मैथमेटिक्स के टीचर्स क्या सिखाते थे, जब हम माइनस करना सीखते थे, सब्ट्रैक्ट करना सीखते थे, छोटे छोटे थे, वो बताते थे कि बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है। दैट मीन्स कि हमारा पुराना शेयर ज्यादा था तो वो पहले लिखा जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस पे चल सकते हैं हम भाई। तो रेशियो क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड ज्यादा था और उसमें से माइनस करा न्यू शेयर, तो जो बचा वो नुकसान था हमारा। फिर बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो क्या है कि भाई अब जो है हमारे पास नया नया वो ज्यादा है और जो पहले था वो कम था। ठीक है, तो न्यू शेयर ज्यादा था इसलिए आगे लिख दिया माइनस ओल्ड शेयर, तो जो ये ज्यादा था, ओल्ड शेयर कम था, अब जो बचा वो फायदा है हमारा, गेन हुआ है। बात समझ में आ रही है, रेशियो समझ लिए होंगे कि कैसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अमित और सुमित दो पार्टनर्स है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 2:1 का रेशियो है। इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कह रहे कि अब से हम बराबर के हिस्सेदार हैं। इक्वली का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अमित और सुमित दो पार्टनर है, तो इक्वली का मतलब क्या, 1:1, तेरा जो वही मेरा, 1:1 का रेशियो होगा। अब ये 1:1 का रेशियो क्या है मेरे भाई, 1:1 का मतलब होता है 1-2, मतलब 2 रुपए हुए तो 1 रुपए मेरा और 1 रुपए तेरा, तो 1/2 और 1/2 ये शेयर है। अगर मान लो पार्टनर होते 3 ABC और कहते हैं इक्वल शेयर, तो इक्वल शेयर ABC का अगर हम देखें तो फिर क्या था, 1:1:1। सर यानी 1/2 1/2 1/2, नालायक, ऐसे नहीं होता बेटा, 1/2 1/2 1/2 नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी होगा उसके 3 टुकड़े होंगे और 3 में से 1 टुकड़ा इसको मिलेगा, तो 1/3 1/3 और 1/3। तो इक्वल शेयर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, 4 होंगे तो 1/4 1/4 1/4, दैट मीन्स इक्वल बटना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का रेशियो निकालना है। अब मैं आपको पहले एक चीज बताऊं कि जब हम कुछ कर रहे होंगे तो हमें क्या पता गेन हुआ है सैक्रिफाइस हुआ है, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा ना। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, देखते चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा भाई, ओल्ड शेयर या फिर ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, यही तो होता है, अभी बताया था। अब अमित के बारे में बात करें तो अमित का फॉर्मूला लिख के ना ऐसे अच्छी इमेज बन जाती है जो चेक करने वाला है आपका एग्जाम, तो इसे फॉर्मूला जरूर लिखा करिए, चाहे कितना ही हलवा टाइप का फॉर्मूला हो। कि सर ये फॉर्मूला तो उसको भी पता होगा, क्या लिखना,
नहीं ऐसा मत सोचो, लिखो। तो ओल्ड शेयर क्या है, कह रहे 2:1 का रेशियो है। 2:1 का मतलब दो तीन चीज, मतलब देखो 2 और 1 3। तो अगर कोई भी प्रॉफिट होगा उसका 3 टुकड़े होंगे, 3 में से 2 अमित को मिलेंगे और 1 सुमित को मिलेगा। तो अमित के हिस्से में क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। और अब क्या हो गया, अब इक्वल इक्वल हो गया, दो पार्टनर 1/2 और 1/2। तो इसको अब न्यू शेयर माइनस कर दो, 1/2 मिलेगा। तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस करा, गेन करा, अभी पता चल जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 बना दो इसको, और इसको 6 बना दिया, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 से कर दो 4, और यहाँ पे माइनस करो 3। तो भाई हमने क्या करा, 1/6 हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, अमित ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम लेकर के माइनस करा, आंसर आ गया 1/6। फिर बात करते हैं सुमित की। सुमित का अगर 3 हिस्से थे तो उसमें से एक हिस्सा इसको मिलना था, पुराना वाला शेयर जिसका है। लेकिन अब जो न्यू शेयर है वो 1/2 बराबर का हिस्सेदार है। एलसीएम क्या है, 6 आया, 2 आया और -3 हुआ। सर ये तो माइनस में आ रहा है, सर माइनस में आ रहा है। बेटा माइनस में लिखो ही मत। मैं कहता हूं कि आपने अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर सिंपल सा सीधा सीधा आया तो वो सेक्रीफाइसिंग ही है। लेकिन अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आपका जो आंसर है वो माइनस में आया, तो अब वो तो गड़बड़ हो गई ना। यानी माइनस में आया इसका मतलब क्या, नेगेटिव आया। यानी ये सेक्रीफाइसिंग नहीं, गेन है। यानी माइनस में आने का मतलब क्या, कि ओल्ड शेयर क्या था, कम था, और अब जो नया शेयर मिल रहा है वो ज्यादा है। ये तो फायदा है भाई। ये क्या है, फायदा, ये गेनिंग गेनिंग गेनिंग। क्या हो गया भाई, गेनिंग रेशियो है ये, इसने गेन किया है। माइनस में आने का मतलब क्या, कि जो ये संख्या है, जो न्यू शेयर है वो ज्यादा था, और न्यू शेयर ज्यादा होने का मतलब क्या, कि पहले कम मिलते थे अब ज्यादा मिल रहे, यही तो गेन है। और ये क्या है, सेक्रीफाइस लिख दो। आई होप जो बच्चे देखो बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम शुरू से पहली बार पढ़ रहे हो, जिनको शायद ये भी लगता है कि सर हमें तो मैथ्स में इतनी भी प्रॉब्लम है, तो बेटा इससे सरल, इससे आसान, इससे बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत इजी है। मैं हर तरह के स्टूडेंट से मिला हूं, पढ़ाया है उनको। बस एक ही चीज समझ में आती है कि बहुत ही सिंपल कर दो। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है, हमारा ना माइंड ब्लॉक सा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी उस दौर में कभी ना कभी रहा हूँगा, कि जब समझ में नहीं आता हमारा माइंड ओपन ही नहीं होता उस चीज को लेकर के। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो भाई, वीडियो को यहीं पे पॉज करके अभी क्वेश्चन करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। दिस इज द वे जिससे हम पढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंटली, अच्छे से आगे परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अगर आपने पॉज करके इस वीडियो को ये क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ करो इसको, है ना, मतलब मैच कर लेना, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ कर लो। तो कह रहे आशीष, आकाश और अखिल 3 पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशियो क्या बताया, इनका रेशियो बताया 5:3:2 का। ओल्ड रेशियो ये हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट बांटना चाहेंगे अब आगे से 2:1 के रेशियो में। ये न्यू शेयर है, न्यू पीएसआर। ठीक है, ये ओल्ड है। तो कह रहे कैलकुलेट करके बताओ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो लगाओ सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आशीष क्या है, ओल्ड रेशियो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 जो भी प्रॉफिट होगा उसको 10 टुकड़े होंगे और 5 मिलेंगे आशीष को 10 में से। ठीक है, आशीष के बाद आकाश, आकाश को 10 में से 3 टुकड़े मिलेंगे, और अखिल को 10 में से 2 टुकड़े मिलेंगे। ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो। माइनस कर दो इनमें न्यू रेशियो क्या है इनका। तो अखिल, अब क्या होगा देखो, आशीष, आकाश और अखिल की बात हो रही है। कह रहे अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 2 और 2 4 और 1 5 टुकड़े होंगे, और 5 में से 2 मिलेंगे आशीष को, 5 में से 2 मिलेंगे आशीष को, 5 में से 2 मिलेंगे आकाश को, और 5 में से 1 मिलेगा अखिल को। ठीक है, ये है हिसाब किताब सारा। एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का 5 रह गया,
ये डबल हो चुका है। यहाँ पे क्या आया फिर 1/10 आया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला लगाया था और हमारा आंसर पॉजिटिव आया, दैट मीन्स के सैक्रिफाइस हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है। आकाश की बात करते हैं, आकाश का भी एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आया, ये 3 का 3 रह गया और ये क्या हो गया भाई 4 हो गया। इसका क्या आया भाई 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/10, तो गेन सीधे लिख दो, गेन है ये, माइनस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, फिर बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 10, ये 2 का 2 रह गया, ये 1 का 2 बन गया, यहाँ पे तो 0, कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी देखें 2/10 को, तो 2 5 10 यानी 2 5 10, 1/5 ही तो है, ये 1/5 ही है, दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है, मज़ा ही आ जाएगा अगर आप करना शुरू कर दो। और अब आप कहोगे सर अभी तो चैप्टर शुरू हुआ, इजी इजी चीज़ें पहले होती है, हाँ होती हैं भाई, शुरुआत में ही किसी को एकदम हैवी चीज़ दे करके डरा के भगा थोड़ी देंगे हम। हर सब्जेक्ट, हर बुक, हर तरीके से पढ़ाई करने का तरीका ही यही है, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ और सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो आ ही नहीं, आगे आगे के भी कई चैप्टर्स में आने वाली हैं, ठीक है, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसके लेवल भी बढ़ेंगे, ठीक है, रेशियो निकालने के। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकलेगा, इस चैप्टर में तो नहीं निकलेगा लेकिन बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब इसको समझते हैं कि अब रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब कोई चेंज आया है, फिलहाल कौन सा चेंज आया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, इसका गुडविल से क्या लेना देना। गुडविल मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि गुडविल क्या है। गुडविल है फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ओके, अब जिस बच्चों को गुडविल की नॉलेज नहीं है तो भाई वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा चैप्टर पढ़ सकता है, ठीक है, एक एक पार्ट जा चुके हैं अगर आपको पार्ट वाइज पढ़ना है, लेकिन अगर आप माउंटेन ड्यू पी के बैठे हैं बेटा तो आप 1 शॉट में भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका आपको क्या कहते हैं लिंक है वो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको चेक करो, उसको पढ़ो कंप्लीट। जब हर चीज यहाँ पर आपको मिल रही है तो क्यों आप अपने आप को क्या कहते हैं कहीं और भटका रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी ये करियर बनाने का टाइम है जबरदस्त तरीके से, उसके बाद इंसान एकदम, मतलब मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंट फील करना सबसे अच्छी, कॉन्फिडेंट फील करना, फ्रीडम फील करना सबसे अच्छी फीलिंग होती है इस दुनिया में, मतलब बहुत फीलिंग्स में से सबसे अच्छी फीलिंग्स में से एक है कॉन्फिडेंट फील करना, फ्रीडम फील करना, और वो हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई से मिल जाती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्यों होगा, देखो भाई ये देखो हमारी टाइम लाइन है, यहां पे मान लो हम चेंज कर रहे हैं पीएसआर अपना, चेंज इन पीएसआर, अभी मान लेते हैं पहले 3:2 का रेशियो था ए और बी के बीच में, कह रहे हैं कि इस डेट से आज यहां से चेंज हो गया, इसके बाद से 1:1 का रेशियो रहेगा, समझ में आ रही, 1:1 का रेशियो रहेगा। अब कहने का मतलब है कि भाई पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो इसके बीच में जो भी कुछ तो डिफरेंस होगा, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, तो कुछ ना कुछ रेशियो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो कहने का मतलब है पहले प्रॉफिट कुछ और तरीके से हम बांटते थे, अब आज की डेट, आज हम खड़े प्रेजेंट टाइम में, इसके बाद बाद क्या है, फ्यूचर ही तो है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे वो क्या होगा बेटा, वो 1:1 में होगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे, ये क्या बात हो गई, फ्यूचर प्रॉफिट, अरे गुडविल, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, और गुडविल को क्या, गुडविल ही तो एडजस्ट होने वाली है अब, क्योंकि जो हमने हरकत करी है उसका असर कहां पे पड़ा है, फ्यूचर पे पड़ा है। अब जब फ्यूचर पे पड़ा तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब ए और बी, अब देखो यहाँ पे बहुत साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए इसको मिलेगा और 2 रुपए इसको मिलेगा, लेकिन अब अगर हम बात करें कि 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 2.5 रुपए इसको मिलेगा और 2.5 रुपए इसको मिलेगा, तो इसका मतलब क्या कि ए का भाई 50 पैसे का नुकसान हुआ और बी का 50 पैसे का फायदा हो गया, और अभी के लिए नहीं, जन्म जन्मों तक के लिए, यानी फ्यूचर में आगे तक के लिए हमेशा, इन केस अगर वो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते, हो गया ना नुकसान। अब आपको लगा सर 50 पैसे के लिए रो रहा है ए, अरे भाई अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो आप समझ जाओ फिर बंटवारा कैसे होगा, लाखों रुपए में अगर बात हो रही है तो सोचो
फिर जो चेंज आपको 50 पैसे दिख रहे हैं वो 50-50 50-50% का फर्क आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब 50% का तो नहीं, लेकिन फर्क आ जाएगा, लाखों में करोड़ों में आपका नुकसान हो रहा है। तो सर अब क्या करें, अगर हो रहा तो मत करता चेंज। भाई ऐसा नहीं होता। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कुछ तो बात हुई होगी कि भाई तुम ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ। आपको क्या पता बैक पिक्चर क्या चल रही है भाई। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई अपना शेयर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर का प्रॉफिट दे रहा है, तो आज उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि गुडविल पे अगर इंपैक्ट आ रहा है, मैं अगर अपने हिस्से का प्रॉफिट शेयर तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं भाई, तो भाई तुमको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें अपना फ्यूचर का प्रॉफिट क्यों दे रहा हूं, तो आज उसके लिए कुछ तो दो तुम मुझे। तो बेटा यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये जो गुडविल हम बात कर रहे हैं ना, ये गुडविल वो गुडविल नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उसी टाइम पे वैल्यू निकाली जाएगी गुडविल की। ये चीज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था। अब वो जो गुडविल है वो एक्चुअल गुडविल है इस बार की, जो हमने मेहनत करके इंटरनली बनाई है। तो अगर बाई चांस अगर मैं बात कर लूं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है, वो क्या है, परचेज गुडविल है, उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जो अभी ये गुडविल हमने निकाली है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती क्योंकि ये इंटरनल है, सेल्फ जनरेटेड है। समझ में आ रही है बात? तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अब देखो, जिसको फायदा हो गया, जिसको गेन हो गया, गेन हो गया मतलब क्या कि भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो इसका शेयर बढ़ करके आया और इसने सैक्रिफाइस करा। अगर ये सैक्रिफाइस ना करता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर सैक्रिफाइस ना करता, तो गेन वाले को गेन कहां मिलता, नहीं मिलता। इसने वो हिस्सा छोड़ा, तभी तो इसने क्या कहते हैं उस चीज को पकड़ लिया, तभी तो उसको क्या कहते हैं शेयर मिल गया। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो अब इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कुछ कंपनसेट करेगा, यानी अपनी कैपिटल में से निकाल करके ऐसे निकाल करके दे देगा, भाई ये लो मेरी तरफ से तुम्हें थोड़ा सा तोहफा, कंपनसेट किया। तो गेनिंग पार्टनर अगर कुछ देगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। मैं बार बार जब भी अकाउंटिंग करता हूं, जब भी मैं जर्नल एंट्री करता हूं, लेजर पोस्टिंग करता हूं, तो बार बार अपने दिमाग में मैं बोलता हूं कि ये वाला अकाउंट है और इस अकाउंट का इंक्रीज होने पे डेबिट या क्रेडिट जो भी होता है वो होता है। ये हैबिट अगर मैं ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, जो बच्चे एवरेज समझते हैं अपने आप को या फिर जो वीक है अकाउंटिंग के अंदर, ये भाई ब्रह्मास्त्र है इस चीज के लिए। अगर आप कर लेते हैं तो बस इसको करते 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 प्रैक्टिस करते करते टाइम लगता है, ठीक है, तो लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, गुडविल को एडजस्ट करने का। हिसाब किताब हो गया ना उन दोनों के बीच में कि भाई अगर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तेरी वजह से चेंज करा तो मेरे को सैक्रिफाइस हुआ, तो क्या होगा, मैं भाई तुझे क्या दे दूंगा, कैपिटल में से थोड़ा हिस्सा दे दूंगा और सैक्रिफाइसिंग को मिल जाएगा, वो मजे, पूरा हिसाब किताब डन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पिछले ही साल की बात है, सीबीएसई बोर्ड ने बोला कि भाई हम प्रेफर करते हैं ये वाला तरीका। तो आपको अगर कुछ भी ना बताया जाए तो सीधे इस तरीके से करना। सर ये क्या तरीका मुश्किल है, नहीं बेटा ये आसान है, ये भी आसान है वो भी आसान है। गुडविल अकाउंट ओपन करके भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर अभी तो आपने बताया सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में आपने बोला था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। भाई नहीं करते, मैं कब मना कर रहा हूँ। सर मैं गुडविल अकाउंट क्यों खोल रहा हूँ, अरे बेटा ऐसे वो जो पलक झपकाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला काम होगा कि पहले फटाफट से गुडविल लाओ, बांट के फिर वापस से भेज दो, उसको खत्म कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है। तो ये गुडविल अकाउंट किस लिए ओपन हो रहा है, गुडविल अकाउंट इज ओपनिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द गुडविल, ठीक है। हमारे मन में ये नहीं है कि हम गुडविल को शो करें, ठीक है, सिर्फ एडजस्ट करने के लिए बुलाया। तो गुडविल जितनी भी टोटल गुडविल को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज कर देंगे। इसको बोलते हैं रेज करना, रेज द गुडविल, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, बैलेंस शीट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई है हमने कि गुडविल बढ़ गई, और बढ़ गई तो वो बढ़ी हुई गुडविल पूरी बांट दो किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये रेज कैसे होगा सर, ये रेज होगा ओल्ड पीएसआर में। कैसे बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। फिर दूसरी फटाफट जैसे ही एंटर दूसरी एंट्री कर देना, गुडविल चली गई, पहले आई, अब ये गई।
अब ये जाने को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ, कि हमने इस गुडविल को क्या कर दिया बेटा, राइट ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ कैसे होगा, न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर में। अब देखो बेटा क्या हुआ कि गुडविल से गुडविल कैंसिल, और प्रॉफिट जो पार्टनर्स का कैपिटल है करंट अकाउंट था, वो दोनों भी क्या कहते हैं एक जगह क्रेडिट हो रहा है एक जगह डेबिट हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है, अमाउंट में फर्क आया कि पहले हमने न्यू पीएसआर में करा, पहले हमने ओल्ड पीएसआर में करा था, फिर न्यू पीएसआर में करा। तो अगर हम इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली यही इफेक्ट पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेकिन बात वही होने वाली है। लेकिन भाई सीबीएसई ने अगर आपको बोला है तो ये तौर तरीका समझाते हैं उनको, है ना, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं। तो दोनों ही इंपैक्ट एक ही डालते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं वो 3-2 के रेशियो में, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने कहा भाई 1 अप्रैल से तुम्हें अप्रैल फुल बनाएंगे, इक्वल बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू की गई 50,000 रुपए से, कि भाई टोटल गुडविल क्या है 50,000 रुपए। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया 1:1 है, दिया है। तो हम पहला वाला मेथड करते हैं, यानी कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं। वहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटना है। यहाँ पे हमें कैसे करना है भाई, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की मदद लेनी है। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। तो पहला तरीका, ठीक है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ओके तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो कौन है, ए और बी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराना क्या है 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस कर दो नया 1/2 और 1/2। एलसीएम ले लो 10, 6 - 5 1/10 सैक्रिफाइस, ठीक है। 10 ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, क्या आ गया माइनस का 1/10, दैट मीन्स गेन। अब अगर इसने 1/10 छोड़ दिया, त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो किसको मिला होगा, इसी को मिला होगा ऑब्वियसली। दूसरा कोई बंदा है पूरी दुनिया में, इन दोनों की दुनिया यही है, ए और बी बस, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट ये है कि 1/10 हो रहा है, इन्होंने जो सैक्रिफाइस करा वो इक्वली करा है। जो इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है वो कैसा है बेटा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो इक्वल है, यानी जितना इसने खोया उतना इसने पाया। तो अब 50,000 रुपए जो है, 50,000 का 1/10 यानी 5,000 रुपए का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अब गेन करने वाला कौन है भाई, गेन करने वाला है हमारा बी पार्टनर, है ना, बी। तो बी गेन कर रहा है तो इसकी कैपिटल कम कर दो, ये कंपनसेट करे, इसकी कैपिटल में से निकाल करके ए को दे दो कुछ, ठीक है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब 50,000 आपको दिखाई दे रहा था, मैं दूर कहीं रफ वर्क कर लेता हूँ। 50,000 गुणा 1/10, तो 5,000 इसने निकाल के दिए। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है सारा का सारा तो प्रॉफिट त्याग नहीं दिया है, सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, इसका 1/10वां हिस्सा बेचारे के हाथ से निकल गया ए के। तो उसने कहा भाई मुझे वो उसका 1/10वां हिस्से का नुकसान हुआ वो दे दे। तो उसने क्या करा 5,000 निकाल के दे दिए, ठीक है। ये तो क्या भाई, देखो पहला तरीका जर्नल एंट्री मांगी थी हमने कर दी। अब दूसरा तरीका व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड, ठीक है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। अब उसमें मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या करना है, आपको करना है रेज और राइट ऑफ करना है ना। तो पहले रेज की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले गुडविल आएगी, रेज होगा तो मतलब गुडविल आएगी, गुडविल आई। अब देखो रेज करने का मतलब पूरी ही गुडविल आएगी। तो बेटा यहाँ पे 50,000 की गुडविल की वैल्यू दी थी तो पूरे 50,000 आएंगे, ठीक। और पार्टनर कौन है, दोनों है ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल जैसे ही गुडविल आएगी तो बढ़ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटना है, यानी 50,000 का, अब 3-2 का रेशियो तो 3/5 और 2/5। तो भाई ये क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 30,000 इसको मिल गए और 20,000 इसको मिल गए। अभी देखना पूरा मजे दिलाऊंगा इस चीज के कि भाई ये बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं।
अब दूसरी एंट्री ये तो हो गया भाई रेस की एंट्री है ना। अब राइट ऑफ भी तो करना है, और ये ओल्ड में हुआ था और ये न्यू में होगा, न्यू रेशियो में। तो अब गुडविल जाएगी और ये इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितने की आई थी, 50 की, तो जाएगी भी 50 की। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है सर इक्वल है भाई 1:1, और 1:1 है तो आधा आधा बटेगा, यानी 25,000 इसकी गुडविल और 25,000 इसकी गुडविल, और ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब देखो ध्यान से, इन दोनों, मैंने बोला था इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके देखोगे तो पहले वाले मेथड से बिल्कुल मैच करेगी। तो भाई देखो गुडविल से तो गुडविल गई पूरी 50,000 रुपये। अब कंपेयर करो, ए की कैपिटल 30,000 रुपये से बढ़ाई थी और ए की कैपिटल 25,000 से कम कर दी, तो अल्टीमेटली ए को मिला क्या, ए को मिला 5,000 रुपये। क्या मिला, ए को मिला 5,000 रुपये मिला, और ए को देखो 5,000 रुपये मिला हुआ है, क्रेडिट हो रखा है उसकी कैपिटल अकाउंट में। मिलने का मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, देखो हो तो रखा है। फिर देखो ध्यान से बी को देखो, बी को 20,000 दिए थे और उससे 25,000 ले लिए, बी को 20,000 दिए तो उससे 25,000 ले लिए, तो उसकी कैपिटल 5,000 रुपये से कम हो गई। तो बी की कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट होगा, देखो 5,000 से। तो मैंने जैसा बोला कि बिल्कुल कोई भी मेथड लगाओ सेम इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, दोनों मेथड से क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर बहुत ही सुपर सॉलिड है, बहुत काम आएगा, यकीन मानो। अगर आपको भाई समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आसान लगा तो अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आगे बम फोड़ेगा ये चैप्टर। बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझेंगे इसको, डीप डाउन जाकर के देखेंगे कि क्या कहाँ से ये आया और कैसे क्यों ये होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ये फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने पुराना सेशन, जो पिछला सेशन है वो देख लिया होगा, जिसमें हमने इसके बारे में कवर किया था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, और इसका जो बेस था वो सारी बातें हमने कवर करी थी, रिकंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। तो क्यों करना पड़ता है ये, रिजर्व होते क्या है सर, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, बेटा कई बच्चों ने नहीं पढ़ा था, शायद आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको रिजर्व एक्चुअल में सही से नहीं पता होगा, बस ये पता था अच्छा रिजर्व होता है कुछ। तो चलो पहले बात करते हैं रिजर्व क्या होता है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अमाउंट सेट असाइड, ठीक है, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स। ठीक है, कि अगर कोई अमाउंट है जो कि प्रॉफिट में से साइड रख दिया गया है, वो क्या होता है, वो होता है रिजर्व। सर वो प्रोविजन भी तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही, प्रोविजन के लिए भी हम सेम लाइन यूज करते हैं, लेकिन इसके आगे जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं उससे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व भी अमाउंट ऐसा अमाउंट होता है जो प्रॉफिट से साइड करके रखा जाता है किसी एक पर्पस के लिए। अब ये जो इवेंट है, जैसे मान लो हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अब आप ये बताओ, डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो पक्का पता है होनी ही होनी है, कोई मैं एसेट यूज करूंगा तो वो होनी ही होनी है, इसके लिए रिजर्व नहीं बन सकता, इसके लिए क्या बनेगा, प्रोविजन। क्या बनेगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मान लो कि हमारी पॉलिसी है कि हमारे जो वर्कर होते हैं, अगर वो काम के दौरान, हमारे जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, मान लो काम के दौरान कोई उनको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उनका खर्चा उठाते हैं, जो उनके क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको पता ही होगा क्या यार सर्वर तो फूटते रहते, टांग वांग तो टूटती रहती, नहीं, यहां पर इवेंट की हैपनिंग, देखो हम बात कर रहे हैं रिजर्व की और प्रोविजन की। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो इवेंट के जो होना है और एक है अमाउंट। ठीक है, तो इवेंट, जैसे प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है तो डेप्रिसिएशन होना ही होना है, तो यहाँ पे इवेंट जो होता है वो कंफर्म होता है कि ये तो होकर रहेगा जिसके लिए प्रोविजन बन रहा है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब टैक्स तो लगेगा ही भाई, बिजनेस कर रहे हो, इनकम हो रही है, इनकम टैक्स लगेगा ही, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है। तो प्रोविजंस वो होते हैं जिनके इवेंट्स कंफर्म होते हैं। ठीक है, क्या इसके अमाउंट कंफर्म होते हैं, नहीं,
इसके अमाउंट कंफर्म नहीं होते प्रोविजन के। सर अभी तो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था पिछले साल, उसके अंदर था कि हम कैलकुलेट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, उसका अमाउंट हमें पता चल जाता है। बेटा वो आपको पता नहीं चला, वो आपने अंदाजा लगाया है, वो आपको पता नहीं चला, वो आपने अंदाजा लगाया है। रिजर्व के अगर बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे ड्यूरिंग द ऑपरेशंस या जो भी काम वाम हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है मान लो, तो अगर किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो इवेंट होगा ही होगा? देयर इज नो श्योरिटी। क्या आपको पता है कि जब एक्सीडेंट होगा तो मेडिकल का खर्चा कितना आएगा? देयर इज नो श्योरिटी। तो बेटा रिजर्व में और प्रोविजन में फर्क क्या होता है? इवेंट का फर्क होता है। हमें ना ही अमाउंट पता है रिजर्व का, ना ही अमाउंट पता है प्रोविजन का, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जिस चीज के लिए प्रोविजन बन रहा है वो घटना जरूर घटेगी, और रिजर्व में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा रिजर्व क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन चाहे रिजर्व हो चाहे प्रोविजन हो, ये वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में साइड किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या, प्रोविजन प्रॉफिट में जो साइड किया जा रहा है, प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ता, तो प्रॉफिट और कैपिटल का नेचर सेम हुआ। तो रिजर्व भी क्या होती है बेटा? एक लायबिलिटी होती है। रिजर्व क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है। बात करते हैं आगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की। तो भाई प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक ही होगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब जो इकट्ठा हो चुका है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अभी ऐसे ही संभाल कर रखा हुआ है इकट्ठा करके, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, कि अगर मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के पीएसआर चेंज हो रहा है, तो अभी तक हमारे पास रिजर्व रहे हैं, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहे हैं, या फिर लॉस रहा है। अब हमने जो भी यहां तक किया, ये तो हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, और आगे जो हमारा फ्यूचर होगा, फ्यूचर तो गुडविल होता है, वो तो हमने कल सीख लिया, ये तो हमने सीख लिया है। लेकिन अभी हम पास्ट की बात करते हैं, जो हमने पास्ट में काम किया, ये जो रिजर्व है ये भी प्रॉफिट था एक टाइम पे, और ये प्रॉफिट और लॉस जो अभी तक हमने बांटा नहीं, ये सब हमने किस इंटेंशन से कमाया होगा? जो हमारा ओल्ड पीएसआर रहा होगा, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा, उसी को सोच करके हमने काम किया होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, मैं तो जान लगा दूंगा। फिर आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, भाई प्रॉफिट कम मिलना है, यही ज्यादा काम करेंगे, इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो बात खत्म। तो इस वजह से पास्ट का निपटारा, अगर इस डेट पे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, तो पास्ट का निपटारा पास्ट के रेशियो के हिसाब से ही कर लो, क्योंकि हमने उसी इंटेंशन से इस पे मेहनत करी हुई है, एफर्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि क्यों होता है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री समझते हैं इसकी। ठीक है, तो भाई रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बेटा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो रिजर्व भी प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट। तो जब ये बांट देंगे तो क्या होगा बेटा? पार्टनर्स की, सारे ही पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, यानी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये काम जो हम करेंगे वो ओल्ड पीएसआर में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ये बात मैंने आपको पिछली ही पहले ही बता दी अभी, है ना। चलो फिर बात करते हैं कि अगर भाई लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, हमारा लॉस इकट्ठा हो चुका है। अच्छा रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो अगर हमारा पहले से कोई लॉस है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है बेटा? लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस बटेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हो चुके हैं, जिसकी पेमेंट भी हो चुके हैं लेकिन इसको राइट ऑफ नहीं करा, तो वो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस के अंदर ही आते हैं। तो ये जो लॉसेस हैं ये क्या करेंगे? ये हम कैपिटल में जाके माइनस हो जाएंगे, और कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटती है तो क्या होता है बेटा? डेबिट होता है, कैपिटल या करंट अकाउंट वटेवर, है ना। और ये भी कैसे होगा बेटा? ओल्ड पीएसआर में ही होगा। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी हमें पढ़ना क्या है? हमें रिजर्व्स के टाइप पढ़ने हैं। दो तरह के रिजर्व हैं जो हमें अभी सिलेबस में पढ़ने हैं, चाहे वो क्लास 12 हो चाहे वो CUET हो।
ठीक है, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहले आता है, जिसके बारे में मैं है ना साइलेंटली आपको एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ कि भाई अगर काम करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी एम्प्लॉय का या कोई चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपनसेट करते हैं। तो वर्कमैन का मतलब क्या, हमारा जो लेबर है, हमारा एम्प्लॉय है, और उसको कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी शॉर्ट में हम WCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, WCR बोलते हैं। अब देखो है क्या कि भाई हमने रिजर्व बनाया कि भाई चोट वोट लगी 20,000 रुपये साइड रख लो, कभी किसी को चोट लग गई, कोई मेडिकल खर्चा उठाना पड़ा बिजनेस को तो हम उठा लेंगे। अब जब चोट लगेगी तो वो क्लेम करेगा कि भाई मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को पैसे दे दो, ये तो कंपनी की पॉलिसी थी। तो मान लो भाई 20,000 की ही चोट लगी है बिल्कुल, तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतना ही क्लेम आया। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये रिजर्व बट पाएगा, नहीं बट पाएगा, क्योंकि पहले तो क्लेम मतलब एम्प्लॉय का ही हक है ना। चोट लगी तो 20,000 के 20,000 क्या हो जाएंगे भाई, डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे, खत्म। अब यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर सीधे लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी एक लाइबिलिटी है। अब एक और केस क्या बनता है कि 20,000 का हमारा WCR था और जो क्लेम आया वो कम आया, यानी मान लो 15,000 रुपये आया, 15,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये लेकर हम तैयार बैठे थे कि किसी को चोट लगेगी, हम है ना मेडिकल इशू को झेलने के लिए, लेकिन 20 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो 15,000 में काम हो गया। तो अब देखो 20,000 तो पूरा ही खत्म होगा। कैसे सर, अभी तो 15,000 बता रहे थे, तो बेटा 15,000 तो हम अपने एम्प्लॉय को दे देंगे, क्लेम दे देंगे उसको, और जो 5,000 बचे वो बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, ओल्ड PSR में बांटा जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। इजी है, अभी करके देखेंगे, एंजॉय करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सिचुएशन आती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 अगर हमने मान ही रखा है, एग्जाम्पल लिया हुआ है 20,000 का, हमारा क्लेम ज्यादा आ गया, फिर हो जाएगी दिक्कत। मान लो हमारा क्लेम आ गया 23,000 रुपए का। अब भाई तैयार थे हम 20,000 रुपए लेकर, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय को भाई मेडिकल खर्चा में देना पड़ रहा है वो हमारे रिजर्व से भी ज्यादा है। तो भाई सबसे पहले तो हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, भाई 20,000 तो जाएगा ही जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है, ठीक है, इसके आगे क्या है, रीवैल्यूएशन। बेटा ये आपकी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी क्या हो गई, अब जो आपने एस्टीमेट लगाया था उससे ज्यादा हो गई, और इस केस में क्या होगा, इस केस में हम उस लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, आगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, अगली ही वीडियो में पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन जब जब डेबिट हो रहा है तब तब समझ जाओ लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 3,000 रुपये यहां से हेल्प ली, 20,000 हमारे पास पहले से थे, और टोटल मिलाकर के 23,000 रुपये हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई, अब रिवैल्यूएशन के साथ क्या होगा, रिवैल्यूएशन को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर से ओल्ड PSR में। तो अब मैंने आपको बोला कि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नुकसान है, और नुकसान है तो भाई क्या होगा, नुकसान है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, और नुकसान अगर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। तो 3,000 रुपये ये यहाँ पे आ जाएंगे, 3,000 रुपये। इस तरह से अकाउंट सेटल होंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद एक और मैंने आपको बोला 2 तरह के रिजर्व है, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे, IFR। अब ये क्या है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वैल्यू में चेंज आते रहना। तो ये रिजर्व इसलिए बनाया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको हैंडल किया जाए। अब देखो अगर वैल्यू में चेंज आया मतलब मान लो ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये तो अच्छी बात है। तो रिजर्व हम हमेशा बुरी चीजों के लिए बनाते हैं कि अगर भाई वैल्यू गिर गई तो, कम हो गई तो फिर अपने रिजर्व से हैंडल कर लेंगे हम, ठीक है। तो बुरी घटनाओं से बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है फॉल हो गई, गिर गई। तो मान लो एक इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और वो कितनी हो गई भाई, वो 90,000 रुपये हो गई गिर के। आपके जो आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो मान लो 10,000 रुपये का आपने रिजर्व बना के रखा हुआ था, आपने सोचा 10,000 रुपये तक की वैल्यू गिर जाएगी तो इतना बना करके रखते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ, 10,000 रुपये की ही वैल्यू गिर गई, और अगर वैल्यू गिर गई तो भाई हमारा जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, और कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट कम हुई। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो 10,000 रुपये वहां पे लिखा जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे तो हम किसी को दे नहीं रहे हैं पैसा, ये तो सेटलमेंट कर रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है उसको हैंडल कर रहा है। फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारे पास 10,000 रुपए थे, लेकिन जो अब वैल्यू थी 1 लाख की, वो अब मान लो 95,000 की हो गई, यानी 5,000 का फॉल आया। वैल्यू में कितना फॉल आया बेटा? 5,000 का फॉल आया। उस केस में क्या एंट्री होगी कि भाई रिजर्व जो है वो तो 10,000 से पूरा का पूरा खत्म होना है, क्योंकि अगर ये कुछ भी नहीं होता कि 10,000 का रिजर्व है और कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया, तो 10 के 10,000 पूरे के पूरे बांट लिए जाते हमारे सभी पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अभी हुआ क्या है कि भाई चेंज तो हुआ है, वैल्यू तो गिरी है, तो 10,000 तो तब भी खत्म ही होने हैं। 5,000 कहां पे चले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, और बाकी के 5,000 कहां चले जाएंगे? ओल्ड पीएसआर में बांट लिए जाएंगे सभी पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। ठीक है, फिर देखो सिचुएशन पिछले WCR जैसी लग रही होगी आपको, तो थोड़ा बहुत ही फर्क है। अब यहाँ पे 10,000 रुपए हमारा IFR है। अब वैल्यू जो गिरी वो ज्यादा गिरी कि 1 लाख की असेट थी हमारी, वो अब सीधा 80,000 रुपए की हो गई। तो हमारी वैल्यू में कितनी गिरावट आई बेटा? 20,000 रुपए। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई 20,000 रुपए। तो IFR से 10,000 रुपए की मदद ले लेंगे और रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपए डाल देंगे कि भाई हमारी जो असेट थी उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से और कम हुई है, कुल मिला के 20,000 रुपए से कम हुई है। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो उसके लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, जैसा कि मैंने बताया था। वो भी कैसे? ओल्ड PSR में। समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिक फंडे थे। सर रुको जरा, एक बार एक चीज बता दो कि सारी चीजें मनहूसी होनी है हमारे साथ, कुछ अच्छा होगा? हाँ, अच्छा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, तो सर तब क्या होगा? तो उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो, पॉजिटिव चीजों के लिए रिजर्व की जरूरत है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? IFR 10,000 रुपए का था, उसको पूरा का पूरा बांट देंगे। किसको दे देंगे? बच्चों में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, अब इन्वेस्टमेंट एक एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम डेबिट करते हैं। तो मान लो कि हमारी 1 लाख की एसेट थी, एसेट की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई? मान लो 1,30,000 हो गई, तो हम 30,000 रुपये इंक्रीज करेंगे। और अब भाई मतलब बुरे वक्त में रिवैल्यूएशन साथ था, तो अच्छे वक्त में भी उसको हम बताएंगे भाई देखो रिवैल्यूएशन भाई 30,000 रुपये की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो तुम क्रेडिट हो जाओ। और जब रीवैल्यूएशन डेबिट होता तो लॉस होता है, लेकिन अब क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को भी बांटेंगे। और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का बटेगा कहां पर जाएगा बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए जाएगा। और प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। ठीक, चलिए यहां तक सब कुछ कर लिया। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन आपके सामने है, XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5-3-2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2-3-5। हमें देखो ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत है, न्यू की जरूरत नहीं, हटा दो इसे। ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ बातें बताई गई हैं, आइटम्स लिखी गई हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके जी, तो भाई देखो रिजर्व बढ़िया, कैपिटल बढ़ाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी बढ़िया, ये भी हमारा प्रॉफिट हमारी कैपिटल बढ़ाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, ये भी हमारी कैपिटल बढ़ाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अरे ये तो लॉस है, ये लॉस है। चलो, तो 1 2 3 इनकी एंट्री एक साथ करेंगे और लॉस की अलग से कर देंगे। तो 75,000, 12,500 और 37,500 इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, 75,000, 12,500 और 37,500, यही है ना? क्या है? जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट, और क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, डेबिट किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब टोटल क्या बन रहा है, टोटल करो इनको और ओल्ड पीएसआर में बांट दो। ओल्ड पीएसआर क्या है भाई, ओल्ड पीएसआर है 5 3 2, तो इसको टोटल करते हैं। तो इसको इसमें जोड़ो, कितना हो गया भाई, ये हो गया 38, 38 और 2 40, 50, 50 और 75, 1,25,000 हो गया, 1,25,000, 5/10, ठीक है, 0 0 हो गया। ये तो एक्स को मिलेगा, वाई को क्या मिलेगा, और z को क्या मिलेगा, $25,000। तो क्या 62,500, 37,500 और 25,000 ये मिल रहा है। 62,500, 37,500 और 25,000। तो इनका टोटल किया, उसको 5 3 2 के रेशियो में बांटा, तो वो इस तरह से आया। ऐसा कर मत देना आंसर शीट पे, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब बचा क्या, लॉस बचा 50,000 रुपये का। क्या है लॉस का नाम, हमारे लॉस का नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसको बांट देते हैं। तो अब ये होगा तो भाई कैपिटल कम हो जाएंगी, तो कम होंगी तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 50,000 है भाई, क्या करो, 5/10 क्या आया, 25,000 आया। फिर 3/10 15,000, वो 10,000 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो लो भाई 50,000 था, खत्म, और ये 25,000, 15,000 और 10,000, था ना आसान, ठीक है। बस ये सारी चीजें ऐसे लिखना मत, हटा ही देता हूँ मैं कैलकुलेशन लिख करके, है ना, ये तो रफ था आपके लिए। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा, सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक। तो ये बहुत सिंपल था, इसके घर पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। बिना प्रैक्टिस के भले ही आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, अरे ये तो आसान है, पेपर में नहीं होगा भाई बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने अब तक सारी पिछली वीडियोस देख ली होंगी इस चैप्टर की, और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे 3rd चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अगर आपने अभी वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए, ताकि आप एक सीक्वेंस में सही से समझ सकें, ठीक है। बीच में से रैंडमली अकाउंट्स नहीं पढ़ी जाती, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो होता है, हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, ये सारी बातें कर रखी हैं, क्यों होता है सब कुछ सीखा। लेकिन अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनेगा, तो देखो वर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब किसी का मतलब किसी की वैल्यू निकालना, मूल्यांकन करना, है ना। रीवैल्यू मतलब दोबारा से मूल्यांकन करना, दोबारा से वैल्यू निकालना, क्यों निकालनी पड़ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है, और वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर जो भी हमने पास्ट में किया होगा, यानी इस डेट पे अगर चेंज आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उससे पहले जितने भी हमने काम किए हैं, जो भी हमने किया है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट पहले का रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि कोई हमारे संपत्ति है, हमारी एसेट है, उसके अंदर भी हमारी साझेदारी होती है सारे पार्टनर्स की, और चाहे उधार ही क्यों ना हो, उधार में भी हम साझेदारी के हिसाब से एक दूसरे मतलब उधार चुकाएंगे। बात समझ में आ रही है।
तो बात सिर्फ फ्यूचर के प्रॉफिट की नहीं है, बात रिजर्व और प्रॉफिट जो हमने नहीं बांटा उसकी नहीं है, बात हमारी असेट और लायबिलिटी पे भी पहुंच जाती है कि भाई उसमें भी हिस्सेदारी, मतलब अगर आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो हमारी जो हिस्सेदारी पहले की थी अगर हमने उसको एडजस्ट नहीं करा तो फिर आगे चल करके जो क्या बोलते हैं बंटवारा प्रॉपर्टी का होगा पार्टनर्स के बीच में, वो भी कम ज्यादा हो सकता है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए हम उनकी असेट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वैल्यू के अंदर वो हम कंसीडर करने वाले हैं। क्योंकि मान लो हमने 5 साल है ना, मान लो 5 साल पहले जब हमने बिजनेस शुरू करा था तो हमें असेट लायबिलिटी का सबका पता था, लेकिन जो अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी चेंजेस आए हैं उसमें भी तो हमें हिस्सेदारी को समझना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है वो हमारे प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। जो भी असेट की वैल्यू बढ़ गई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर असेट की वैल्यू घट गई प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी ये हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, यानी जो हमारी असेट थी जो हमारी लायबिलिटी थी इस पोजीशन पे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो चेंज प्रॉफिट है। वो क्या बेटा, चेंज प्रॉफिट है। तो उस चेंज को देखना है कि भाई हमारी जो असेट थी वो पहले 1 लाख रुपए की थी, फिर वो 1,20,000 रुपए की हो गई, तो वो 20,000 रुपए प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट भी पास्ट का है तो पास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस चेंज को हमें चेक करना है, सारी असेट पे लगा करके देखना है कि कितना चेंज आया, सारी लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करना है कि कितना चेंज आया, और वो प्रॉफिट आया या लॉस आया जो भी आया उसको हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो इस बार भी क्या कहेंगे, एनी हाउ हम प्रॉफिट या लॉस को ही चेक कर रहे हैं, लेकिन कहां से जो निकल रहा है वो हमारी असेट्स या लायबिलिटीज में से निकल रहा है। तो उनकी वैल्यू के चेंज होने पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ना कि हम उस असेट की बात कर रहे हैं कि 1,20,000 नहीं, हम सिर्फ उस 20,000 रुपए की बात कर रहे हैं जो पहले 1 से 1 लाख था, वो 1,20,000 हो गया, तो वो जो 20,000 का चेंज आया उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट है लॉस है तो हो गई, और पास्ट से बिलोंग करता तो इतना समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन के टाइम पे भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि, चलो बताएंगे बाद में अब सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर पढ़ोगे क्या। तो चलिए, तो एक्चुअल में क्या है कि हम असेट्स की बात अगर हम करें तो असेट का रिवैल्यूएशन होता है। तो टॉपिक जो हमारा एक्चुअल में हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, अब चाहे रीवैल्यूएशन असेट का हो चाहे रीअसेसमेंट, असेसमेंट का मतलब भी आंकना ही होता है, तो बस ये शब्दों का खेल है कि लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए हम उसको रीअसेस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये पास्ट का खेल है भाई, पास्ट में हुआ। समझ में आई बात। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इन दोनों चीजों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और जो भी रिजल्ट निकलता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हम कैसे बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आ गई बात समझ में। अब कुछ जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, और मैं एक और बात बता दूं, प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल है। जैसे पीएल होता था वैसा ही ये भी है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्री देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे 1 लाख रुपए की एसेट है वो 1,20,000 रुपए की हो गई, तो जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो 20,000, 1 लाख तो पहले से ही रिकॉर्डेड है। अब हम उस चेंज का अमाउंट क्या है, 20,000 रुपए, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट क्या होती है बेटा, डेबिट होती है, तो 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। असेट की वैल्यू कम होती है तो असेट क्रेडिट होती है। ठीक है, तो असेट अगर डेबिट हुई तो दूसरा अकाउंट क्या है, क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। असेट अगर क्रेडिट हुई तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो हम रीवैल्यू कर रहे हैं, और इससे हमें समझ में आ रहा है असेट अगर बढ़ी तो डेबिट हुआ, और असेट की वैल्यू बढ़ना अच्छी बात लग रही है हमें, तो रिवैल्यूएशन उस टाइम पे क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट होना हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर आपको याद रखनी है चीजें तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो असेट अकाउंट डेबिट, ये हमारी क्या हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, असेट इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअली। आप जो भी करने वाले हो इंडिविजुअली करोगे, एक एक असेट की वैल्यू जितनी जितनी बढ़ रही है, जैसे बिल्डिंग थी 10 लाख की, वो 12 लाख की होगी तो 2 लाख लिखो। ठीक है, अब ऐसे बिल्डिंग का भी दिया, स्टॉक का भी दिया, तो सारा का सारा जितनी भी असेट है वो कितना बढ़ गई, एक साथ इकट्ठा मत लिख देना भाई, इंडिविजुअली एक एक असेट को रिकॉर्ड करते जाएंगे, एक एक असेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और असेट के बढ़ने पे, वैल्यू बढ़ने पे हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट की जब प्रॉफिट होता है, खुशियां आती हैं हमारे जीवन में, तो हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
अब वहीं अगर हम देखें कि एसेट की वैल्यू गिर भी तो सकती है, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो इंडिविजुअली जिस जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है उसको क्रेडिट करो एक एक करके, और वो सारा अमाउंट कहाँ जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट कब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब दुख की घड़ी होती है। ओके, सिंपल है। चलिए, अब ये तो हमने एसेट और लायबिलिटी का पढ़ लिया, दो ही तो हो सकता है, तो एसेट बढ़ेगी या कम होगी। ऐसे ही लायबिलिटी के लिए देख लेते हैं कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली होगा जो होगा, मैं अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को, है ना बेटा। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अच्छा लग रहा है आपका, उधार बढ़ गया, नहीं भाई, लोन बढ़ता चला जा रहा है, उधारी बढ़ती जा रही है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं हम, अच्छी बात है क्या, नहीं। तो ये क्या है, हमारे लिए नुकसान है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई ये खुशियों की बात है, हमने अपना कर्जा चुका दिया, तो अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये असेट और लायबिलिटी की बात हो गई, लेकिन कुछ बातें और हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जितनी असेट है आपने उतनी तो लिख रखी है, लेकिन एक असेट थी जो थी ही नहीं, हमने बैलेंस शीट में लिखी नहीं, अनरिकॉर्डेड असेट। आपने ऑफिस की सफाई करी, उसमें आपको क्या कहते हैं 2000 के नोटों का एक बंडल मिला जिसमें 1 लाख रुपए थे। या फिर मान लो आपने आपका गैरेज है, गैराज है, ठीक है, गैराज है, वहाँ पे आप करते हो भाई बहुत सारा काम, वहाँ पे टार्जन द वंडर कार खड़ी थी, वो आप, है ना, वो छुपी हुई थी, आपको अनरिकॉर्डेड असेट बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी, तो यहाँ पे फुल वैल्यू आ जाती है। क्या आती है बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो 0 रुपीज है, ये जो असेट है बिल्कुल 0 है। तो अब हमें जब वो मिल गई और अगर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम फुल वैल्यू दिखाने वाले हैं। कितना बेटा, फुल वैल्यू दिखाने वाले हैं। ठीक, तो असेट बढ़ रही है ना, एक तरह से असेट बढ़ती है डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। सेम ऐसा हो सकता है लायबिलिटी के केस में, और लायबिलिटी के लिए तो भाई गाना भी है अपने पास, ठीक है, कौन सा गाना है वो वाला, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। तो राहों में हमें उससे मुलाकात हो गई जो जिसका हमने बैलेंस शीट के अंदर लिखा नहीं हुआ था कि ये हमारी लायबिलिटी है, इससे हमने पैसा ले रखा है, तो वो टकरा गया, कह रहा भाई साहब पैसे, ठीक है, तो फिर वही बोलेंगे राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, उसको हमारा कर्जा याद आ गया कि भाई हमें उसको पैसे लौटाने। तो अगर हमने बिल्कुल मतलब अनरिकॉर्डेड है तो दैट मीन्स हम फुल वैल्यू दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फुल वैल्यू दिखाएंगे, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, उधार दिखाया है तो, है ना। अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में ये आता है कि भाई आपका रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, उसके अंदर आप क्या करते थे, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सारी बेकार चीजें, खर्चा होना अच्छी बात है, पैसा ही तो जा रहा है भाई अपना, और इनकम होना बड़ा अच्छा लगता है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, डेबिट हर बार नुकसान, जब भी नुकसान हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट जब जब हो रहा है वहां पे फायदा है। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट साइड अगर कम है तो आपका क्या है बेटा, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अगर आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, और कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन का सारा पैसा यहाँ पे जो प्रॉफिट है, क्या है बेटा, प्रॉफिट है, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, और कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है वो बढ़ जाएगा। अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो एक मिनट, अगर लॉस होता है तो फिर लॉस होने पे कैपिटल कम होती है, और कम होती है तो डेबिट करते हैं कैपिटल करंट अकाउंट को, तो ये अमाउंट पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, इजी है, आसान है, बहुत बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे जब हम रिवैल्यूएशन कराते हैं तो भाई देख, मान लो कि आपका स्टॉक है, आप क्या करते हो भाई, आप मान लो पेट्रोल बेचते हो, अल हबीबी, है ना, आप क्या हो, शेख हो कहीं सऊदी अरेबिया के। अब आपका स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यूएशन आपको पता है भाई, वहाँ पे जो भी उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो भी हैं, XYZ साइंटिस्ट जो उस चीज़ को जानते हैं उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो मेरा काम क्या कहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें डायमंड लगा हुआ है या फिर गोल्ड लगा हुआ है, तो भाई सुनार की जरूरत है, सुनार बताएगा इसकी वैल्यू क्या है, मुझे थोड़ी ना पता है। अगर मैं अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी पता है, आर्किटेक्ट को पता होगा, बिल्डर्स को पता होगा। तो वो हमारी असेट की उस टाइम की करंट जो वैल्यू है उसको निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो उसके बदले वो भाई खर्चा पानी तो लेंगे ही ना, है ना, हवा में थोड़ी ना जीते हैं वो, उनको भी पैसा चाहिए होता है, उनका कमाने का जरिया वही है। तो वहां पर क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब कैसे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, हमने एक पार्टनर को बोला भाई एक काम कर, तू हमसे 10,000 रुपये ले और अपने आप देख ले, रिवैल्यूएशन का जो भी खर्चा होता है कि जिससे करवाना उससे करवा, तेरे को हम पैसे दे रहे हैं, तो उसको पैसे देंगे, उसकी कैपिटल करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया। और रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिख रहे हैं।
समझ जाओगे। बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, कि अगर पार्टनर ने बोल दिया कि भाई मेरा खर्चा है रिवैल्यूएशन, तुम टेंशन मतलब मेरा खर्चा है, तो भाई जब उसका खर्चा ही नहीं है, फर्म का खर्चा ही नहीं, तो फर्म अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगी नहीं। दोनों मतलब डेबिट भी देख लो क्रेडिट भी देख लो, कहीं पे भी एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया गया है, क्योंकि पार्टनर ने बोल दिया ना मैं बियर कर लूंगा, मैं झेल लूंगा इस खर्चे को, तुम्हारा है ही नहीं, मेरा खर्चा है। लेकिन फिर भी उसके ये कहने के बाद भी अगर फर्म को पे करना पड़ जाता है या फर्म पे करती है, तो फर्म का कैश या बैंक तो जाएगा और फर्म का कैश या बैंक जाएगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता है कैश या बैंक डिक्रीज होता है, तो क्या करते हैं बेटा, हम क्रेडिट करते हैं। और पार्टनर ने बोला था कि भाई ये मेरा खर्चा तुम्हारा खर्चा नहीं है, फिर भी फर्म को पे करना पड़ेगा। फर्म बोलेगी चल इसकी कैपिटल उड़ा दो, इसने बोला था ना ये पैसा देगा तो इसकी कैपिटल कम कर दो, हमने पैसा पे किया। तो आई बात समझ में। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म। फर्म ने बोला भाई हमारा खर्चा ही है, हम ही पे करेंगे। ठीक है, तो लो भाई अब हमारा खर्चा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी ये जो रिवैल्यूएशन क्या है, ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के लिए आया है। और कैश या बैंक जा रहा है क्योंकि फर्म ही पे कर रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, सरल है। एक बार शक्ल भी देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिखता कैसा है। तो बेटा देखो, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, चाहे पीएल अप्रोप्रिएशन हो, पीएल अकाउंट हो, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे आगे हम पढ़ेंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट वो भी हो, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है ये बेटा मनहूस होते हैं डेबिट साइड। यहाँ पे आपको जो भी बुरी बात लगती होगी वो डेबिट साइड पाएगी। रिवैल्यूएशन के लिए किसी को खर्चा देना पड़ेगा, अरे भैया पैसे भी चले गए, बेकार चीज है, मनहूसियत। ठीक है, तो देखो असेट की वैल्यू, बुरा काम क्या हो सकता है असेट का, जब असेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जितना अमाउंट कम हुआ उतना अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। और क्या बुरा होगा बेटा, लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ जाएगी तो हमें बुरा लगेगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो होंगे ये भी हमें अच्छा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी आएगी तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चार चीजें यहाँ पे आती हैं, और इसकी फुल वैल्यू आएगी, और इन सब की क्या आएगी, इसकी भी फुल वैल्यू आएगी, और इनकी आएगी जो चेंज होगा, चेंज्ड वैल्यू। और यहाँ पे क्या आएगा भाई, क्रेडिट साइड में सब अच्छी अच्छी बातें आएंगी, जैसे कि अगर मान लो असेट की वैल्यू बढ़ गई तो अच्छा लगेगा ना। आपकी लाइबिलिटी उधार, आपका क्रेडिटर बोलता है भाई मुझे पैसे मत दो, हम कहेंगे इससे बढ़िया क्या हो सकता है, भगवान का आदमी है तू। ठीक है, फिर क्या होता है, अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए, अपना है ना, आपने अपना बेड खोला जिसके अंदर दीवान बोलते हैं जिसको हम, अपने बेड के नीचे देखा भाई 50 आईफोन थे, वो भी एकदम लेटेस्ट मॉडल, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल गई आपको, तो इसकी फुल वैल्यू आ रही है, इसकी चेंज वैल्यू आ रही है। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। अब दोनों में से तो एक ही आएगा ना, या तो प्रॉफिट आ गया लॉस आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत है परेशानी है, कमेंट सेक्शन आपका है बेटा, जाओ देखो पूछो, डाउट रखोगे तो भाई हमारे पढ़ाने का फायदा क्या है। मन में मत रखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, सीखने में कोई शर्म नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको जीवन में सीखना है तो आपको ये नहीं देखना आपको कौन क्या बोल रहा है, आपको ये देखना है कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप भाई ऑनेस्टली पढ़ रहे हो और आप पूछ भी रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग आवर एफर्ट्स। आप हमारे जो एफर्ट्स है, पूरी टीम के एफर्ट है, उनकी रिस्पेक्ट रख रहे हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज उसमें अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होती है तो जरूर पूछें। और फीडबैक भी आप क्लासेस का जरूर देते रहिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि, और मोटिवेशन मिलेगा या इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप कुछ कमी बताएंगे तो हम उस चीज़ को ठीक करेंगे, और अगर आप कोई अच्छा फीडबैक देंगे तो भाई हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारा फंडा था। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में अच्छे नहीं लगते होंगे क्वेश्चन, लेकिन प्यारे तो है। ए, एम और पी 3 पार्टनर है भाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 3:2 का रेशियो, सॉरी 5:3:2 का रेशियो है। बैलेंस शीट उनकी गिवन है, कैपिटल दे रखी है एएमपी की, ओके, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ओके, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखा है। ओके, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इन्होंने भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, 5:3:2 से 2:2:1 हो गया। और कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एग्री किया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू 10% एप्रिशिएट मतलब बढ़ा दी जाएगी,
डेप्रिशिएट का उल्टा एप्रिशिएट होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मशीनरी की जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो जाएगी 15% से। चलो भाई, तो अब आपको पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप कर भी लोगे मेरे साथ साथ। फिर स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, इसलिए मैं चाहूँ तो साथ साथ कर सकता हूँ, ठीक है। स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू, बेटा ये ध्यान रखना, टू का मतलब जो भी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दी है वो वैल्यू अब 1 लाख रुपए तक हो गई है। क्या बेटा, 1 लाख रुपए तक हो चुकी है। अगर यहाँ पे लिखो तो बाय, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू वहां दी है उसमें 1 लाख रुपए और इंक्रीज हो गया है। तो 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि देखो स्टॉक क्या है 90,000, तो वो 1 लाख के हो गए, नहीं 10,000 रुपए बढ़ा है। अगर बाय लिखा होता कि भाई 1 लाख रुपीज, दैट मीन्स के वो 90,000 की थी, 1 लाख और बढ़ गया, नहीं अब उसकी वैल्यू 1,90,000 है। तो टू और बाय में बेटा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टू और बाय इन दोनों चीजों का ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्वेश्चन को है ना जमीन आसमान का फर्क दिला देगा अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो। ओके, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, जितने भी सन्ड्री डेटर है उसका 5% आप क्या बनाओगे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे। एक क्रेडिटर ऑफ ₹5,000, एक क्रेडिटर है 5,000 रुपए का जो इज नॉट टू क्लेम ड्यूज, कह रहे जो मेरा उधार था मुझे नहीं चाहिए, इतना अच्छा इंसान है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000, बेटा कल ही मतलब पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो क्या करो बेटा, अब मुझे यहाँ पे बताया वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 10,000 रुपए का क्लेम आया है, क्या करेंगे, ठीक है बेटा क्या करेंगे। रिवैल्यूएशन की बात अगर हम करें तो उसमें क्या इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, ये सोच के चलना, अच्छा पॉइंट है। जब तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तक आप दिमाग में ले आना कि इसका होगा क्या। एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 was paid by the firm for getting the value of the land and building। अब भाई लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू जानने के लिए सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर, जो भी इंजीनियर है उससे क्या कहते हैं हमने पूछा, वैल्यूएशन निकलवाई उसको, ठीक है 2,000 रुपए की दक्षिणा दी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में दिया था कि 10% बढ़ गई, तो बेटा ये क्या है 2,60,000 रुपए इंक्रीज हो गई, 10% यानी 26,000 रुपए इंक्रीज हो गए। और भाई ये खुशी की बात है तो किधर लिखी जाएगी, ये क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। तो लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 26,000, ठीक। फिर लिखा मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, मशीनरी की वैल्यू क्या है बेटा 3,50,000, 3,50,000, इसका निकालो क्या 15%, 0 से 0 गए 0 0, क्या आ रहा है बेटा 52,500 आ रहा है। तो ये डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ बेटा अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी, ठीक है 52500। चलो आ गई बात समझ में, दोनों हो गई हमारी 1 2। अब 3 पे आते हैं, स्टॉक टू बी इंक्रीज, अभी देखा था भाई कि 90,000 रुपए दे रखा है, अब वो 1 लाख रुपए हो गए, तो यानी कितना इंक्रीज हुआ 10,000 रुपए इंक्रीज हुआ है। और साइड में इंक्रीज होता तो हम क्रेडिट साइड लिखते, तो स्टॉक में 10,000 रुपए इंक्रीज हुआ है। फिर ये भी हो गया। फिर अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें सन्ड्री डेटर में 5% प्रोविजन बनाना है। तो सन्ड्री डेटर है कितने के, सन्ड्री डेटर है हमारे पास 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख की बात करें तो 5,000 रुपए हमारा प्रोविजन बना। प्रोविजन एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या उसकी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है 5,000 रुपए, ये भी हो गया। फिर आता है क्रेडिटर ऑफ ₹5,000, उसने बोल दिया भाई मुझे क्लेम चाहिए ही नहीं, ये भाई हमारी लाइबिलिटी गायब हो गई, खत्म हो गई, अच्छा लग रहा है हमें, तो बाय क्रेडिटर कितने रुपए बच गए बेटा 5,000 रुपए बच गए। फिर मैंने आपको बोला था सोच के रखना, जिसने सोच लिया भाई कमेंट करके बता देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बात हो रही है, तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में हमें रिजर्व देखा 30,000 रुपए का, 30,000 में से 10,000 रुपए तो क्लेम चला गया, 10,000 रुपए क्लेम चला गया तो कहाँ चला जाएगा भाई, दे देंगे उसको, इसका कोई रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट है ही नहीं। बाकी जो 20,000 बचा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पिछली क्लास में हमने सीखा था, तो रिवैल्यूएशन पे तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। रिवैल्यूएशन पे कब इम्पैक्ट पड़ता, रिवैल्यूएशन पे तब इम्पैक्ट पड़ता कि 30,000 रुपए का रिजर्व है और हमारा जो क्लेम आया वो 35,000 आया, तो 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो 6 पॉइंट का है वर्कमैन कंपनसेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। 7 पे आते हैं, तो हमने 2,000 रुपए क्या करा बेटा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस दिए 2,000 रुपए, ठीक है।
तो दिए अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, तो लिखो यहाँ पे टू कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहो, 2000। अब बेटा देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि ये पलड़ा भारी है। टोटल कर लो इसका, ठीक है, 5 और 2 7, जोड़ दो भाई, 59,500 आ रहा है, 59,500 आ रहा है। इधर टोटल करो, 26 और 10, 36 और 5, 41,000 आ रहा है। तो 59,500 में 41,000 जोड़ेंगे, 500, 8, तो बेटा 18,500 को लॉस आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। कौन कौन पार्टनर है, AMP, ठीक है, और ये जो लॉस आएगा वो भी हम ओल्ड PSR यानी 5 3 2 में बांटेंगे। AMP 18,500 और 59,500 यहाँ पे हमने दिखा दिया। चलिए अब 18,500 को 5 3 2 में बांटते हैं। 18,500 5/10, 18,500 3/10, 18,500 2/10, 0 0 कैंसिल कर देते हैं और 0 5 2, तो 9250 रुपये यहाँ पे आ गए ए के लिए, ठीक। फिर 0 5 5 5 क्या आ गया, 5,550 रुपये आ गया। फिर इसको 0 0 गया और यहाँ पे क्या आया, 0 0 7 3, तो 3700 रुपये यहाँ पे आ गया। आई होप कोई मिस्टेक नहीं करी मैंने कैलकुलेशन में, ठीक। और यहाँ पे टोटल करोगे तो आपका 18,500 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, आसान था, आपने एक क्वेश्चन करके भी देख लिया। अब बेटा कहानी थोड़ा सा पलटते हैं और बात करते हैं एक और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक घुमाऊ चीज़ की, और वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू में सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ो फिर मजा आएगा, तब समझ में आएगा अच्छा नया क्या है। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 5 3 2 है, अच्छा जी। They decided to share future profit and losses in the ratio of 2 3 5, कह रहे 2 3 5 कर देंगे इसका तो हम। With the effect from 1st April 2018, they also decide to record the effect of the following revaluation without affecting, oh my god, कह रहे हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा। बेटा ये लाइन पढ़ना बहुत मजेदार है, आपके कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़े हैं उससे अपोजिट चल रही है। कह रहे हैं कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड, उन्होंने कहा रिकॉर्ड करेंगे इफेक्ट को ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं फॉलोइंग इफेक्ट को, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। कह रहे हैं कि देखो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज दी होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, उस बुक वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा दिख रही है वैसे ही दिखती रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर हम पार्टनर लोग आपस में सारी चीज़ सेटल कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो चेंजेस आए हैं, और एक्चुअल में चेंजेस आए हैं अगर असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर एक ही काम होगा कि भाई जो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका प्रॉफिट या लॉस होगा, तो सबकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी, जो भी होगा होगा। तो अल्टीमेटली जब कैपिटल ही घटनी बढ़नी है और वहीं से हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बिना वजह हम बैलेंस शीट को परेशान नहीं करना चाह रहे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, दो तरीके हैं, या तो हम स्टेटमेंट बना के काम करें, ठीक है, और एक जर्नल एंट्री पास कर दें, या फिर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम बाद में कभी देखेंगे, आज हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई अल्टीमेटली हमारी जो भी वैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन हुई है, उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज एंड क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है। पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट, कह रहे एक एडजस्टमेंट कर दो। अब बेटा आप बुक देखोगे तो उसके अंदर आपको स्टेप्स दिए होंगे, अल्टीमेटली काम भी हम वो करने वाले हैं, लेकिन याद करने की जरूरत क्या है, जब कॉमन सेंस है, स्टेप तो ऐसे रट्टा लगाने पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है। बेटा कॉमन सेंस वाली बातें हैं, तो मैं उस चीज़ को स्टेप के दायरे में नहीं रखना चाहता, ठीक है, मैं आपको एकदम स्वतंत्र रखना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, वैल्यू घट रही तो हमारा लॉस है, लॉस माइनस करते हैं। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। बिना अकाउंट बनाए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है भाई, बुक वैल्यू नहीं, बैलेंस शीट के अंदर आपको 5 लाख के दिए है, लेकिन जब हमने इसको रिवाइज करके देखा तो पता चला ये 5,50,000 की है। तो चेंज कितने का है बेटा, 50,000 का है। तो ये 50,000 का इंक्रीमेंट है, अच्छी बात है, प्लस करके रखेंगे इसको। ठीक, फिर प्लांट एंड मशीनरी, भाई 2,50,000 रुपये की बैलेंस शीट के अंदर थी, अब ये 2,40,000 रुपये की हो गई है, दैट मीन्स 10,000 रुपये कम हुई है। तो लो भाई प्लांट एंड मशीनरी, अब ये नेगेटिव अमाउंट है, कम हुआ है, तो 10,000 रुपये हम ब्रैकेट्स में रख देंगे। ओके, फिर सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 रुपये के थे, जो कि बाद में 55,000 रुपये के हो गए, यानी 5,000 रुपये ये भी क्रेडिटर है ना, यानी हमारा लाइबिलिटी कम हो गई, तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा उधार 5,000 रुपये का कम हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ये भी हमारे लिए हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी देखो पहले 60 की थी, अब क्या हो गई बेटा 75,000, यानी 15,000 रुपये इंक्रीज हो गई। तो भाई ये नेगेटिव है, 15,000 रुपये इंक्रीज हो गई, हमारा उधार बढ़ चुका है, ये तो गलत है, अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब इसका नेट इम्पैक्ट देख लें। तो भाई देखो देखो ये क्या हो गया, 50 और 5 55,000, 55,000 रुपये में 10,000 गए तो 45, 45 में 15 गए तो 30,000 रुपये बचे, 30,000 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका आ रहा है 30,000 रुपये। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको आपके बुक्स वैल्यू को चेंजेस, उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं, आप कैपिटल से कैपिटल एडजस्ट कर लोगे, तो हम ये देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट है हम इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में अगर हम करते हैं तो अल्टीमेटली जिसको जो मिलना है वो मिल जाएगा। आपको याद होगा मैंने जब गुडविल पढ़ाया था तो गुडविल के अंदर भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि आप रेज और राइट ऑफ करो चाहे कैपिटल से एडजस्ट कर लो, दोनों ही कंडीशन में एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर यहाँ पर मैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का यूज़ करता हूँ तो इससे क्या होगा, आपकी बुक वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालें जरा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। कौन है भाई, ए बी सी है, 5 3 2 और 2 3 5, तो ए बी और सी, ओल्ड माइनस नहीं होता है, तो 5/10, 3/10 और 2/10, तो 5 3 2 हो गया। अब 2 3 और 5 कर देंगे। अब इधर देखो 3/10 में 3/10 जाएगा तो 0 बचेगा, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा, कोई गेन नहीं करा। अब अगर हम इसको देखेंगे तो 10 तो एलसीएम आ ही रहा है, तो 3/10 क्या हो रहा है बेटा, सेक्रीफाइस हो रहा है इसका। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 3/10 आ रहा है, यानी इसका गेन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो इम्पैक्ट है वो क्या है बेटा, 30,000 रुपये का आपका जो प्रॉफिट आया है उसका 3/10 ले लेंगे, 3/10 लेंगे, क्या आएगा बेटा, 9,000 आएगा, 9,000 आएगा। अब जो गेन कर रहा है यानी सी, वो कंपनसेट करेगा किसको बेटा, वो कंपनसेट करेगा ए को जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो एक जर्नल एंट्री मांगी थी, हम करके दिखा देते हैं, और हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज 9,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस करके देखो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्लासेस आप लोगों के लिए लग रही हैं तो फिर मज़ा ही आ जाएगा ना। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्लासेस लेनी है और तैयारी को एकदम भरपूर अच्छा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं गूगल के थ्रू हमारे तक आना, तो गूगल पे डालिए अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालेंगे, आपको सबसे ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी www.adda247.com।
हमने क्लिक करा तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कूल K-12, स्कूल वाले बच्चे हो तो स्कूल पे क्लिक करिए, CUT वाले हो तो अंडरग्रेड पे क्लिक करिए, क्लास 12 के हो तो क्लास 12 पे गए हम। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपके सभी दोस्तों के लिए, साइंस के लिए भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, कॉमर्स के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, स्पार्क बैच शुरू हो चुका है इनफैक्ट, जिसका कॉस्ट आपको 2549 दिख रहा होगा अभी, लेकिन इसका कॉस्ट भी कम कर लेते हैं। ठीक है, आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी जस्ट इतने अमाउंट में। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो भाई ऑफलाइन जैसा पूरा क्या कहते हैं आपको क्वालिटी मिल रही है, और आपकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। और ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपके पूरे कोर्स के लिए है, पूरे कोर्स के लिए मतलब आप कई बार टीचर्स के पास भी जाएंगे ना, तो एक टीचर ही इतना अमाउंट ले लेगा आपसे कुछ ही दिनों में, ठीक, कुछ ही महीनों में। लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जा रहा है बेटा एक ही बैच में। और यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा कम है, अभी डिस्काउंट लगाऊंगा तो और कम हो जाएगी बेटा। तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एंटर कूपन कोड पे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, लिखो Y550, क्या कोड है बेटा, Y550। जैसे ही आपने अप्लाई करा आपको डिस्काउंट मिल गया बेटा, और ये डिस्काउंट होने आने के बाद आपका 2489 का ये कोर्स है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों के 5 आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को और अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त आप तैयारी रखिए अपनी। ठीक है, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई फीडबैक ज़रूर लिख करके जाना, कमेंट सेक्शन में पर्सनली देखूंगा, और लाइक ज़रूर करना, सबका शेयर ज़रूर करना, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, अच्छे से वो पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।